नमस्कार स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में चार्जिंग की जो 3 मेथड्स थी उसमें से तीसरी मेथड से हम स्टार्ट करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके पहले 2 मेथड्स हम पढ़ चुके हैं। एक तो चार्जिंग बाय यूज ऑफ रबिंग या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और एक है चार्जिंग बाय कंडक्शन जिसमें एक्चुअली टच किया जाता है। और जब एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो और आप किसी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हो लेकिन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को उससे टच नहीं करते हो, सिर्फ डिस्टेंस पर रखते हो, तो इस मेथड से भी चार्जिंग पॉसिबल है। इसे चार्जिंग बाय इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं, पॉइंट नंबर 1। इफ एन अनचार्ज्ड neutral object is given charge by using another charged object, but if both do not create any physical contact, then such method of charging is called charging by induction. Charging by induction। तो बच्चों, चार्जिंग बाय कंडक्शन में और चार्जिंग बाय इंडक्शन में इसी बात का फर्क है कि जब आप कंडक्शन से चार्जिंग कर रहे हो तो आप एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में ला रहे हो, टच कर रहे हो। और जब आप इंडक्शन से चार्जिंग कर रहे हो तो उस केस में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, उसके बावजूद चार्ज क्रिएट होगा। अब कैसे क्रिएट होगा, तो इसके लिए एनसीईआरटी में एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 पर है और उसी एग्जाम्पल को मैं यहां पर ले रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल लेट 2 metal spheres both initially uncharged are placed on insulator stands as shown in figure and are in contact with each other. Now, a previously charged glass rod with positive charge
is brought near sphere A, then redistribution of free electrons occur in sphere A and sphere B hence one end left hand side of sphere A becomes negatively charged, while other end right hand side of sphere B becomes positively charged. तो अभी मैं डायग्राम पर एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो ये सारी प्रोसेस आपकी समझ में आ जाएगी। आप एक बार मैं लिख लेता हूं इस पूरी बात को, तो आपको फिर आगे एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे होगा। तो उसकी आप चिंता नहीं करें, मैं डायग्राम पे एक्सप्लेन करूंगा, इसको डायग्राम बना के समझाऊंगा पूरे प्रोसेस को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके पॉइंट नंबर 4, now if suddenly A and B are pulled apart to lose their contact and presence of glass rod is maintained, then both metal spheres now acquire equal and opposite charges. In this method, we do not lose any charge of previously charged glass rod, and still we have created charged on two metal spheres. This is process of induction.
तो अब मैं डायग्राम से इस पूरी बात को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए। ओके, तो मैं कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं, उससे आपको सारी बात शायद क्लियरली पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए हमारे पास दो मेटल स्पीयर्स हैं जो इंसुलेटर स्टैंड्स पे रखे हुए हैं। तो ये एक स्पीयर है और ये एक इंसुलेटर स्टैंड पे रखा हुआ है। इस प्रकार से इसी प्रकार से हमारे पास एक दूसरा मेटल स्फीयर है और ये भी एक इंसुलेटर स्टैंड पर रखा हुआ है। इस प्रकार से तो हमारे पास दो मेटल स्पीयर्स हैं और दोनों इंसुलेटर स्टैंड पे रखे हुए हैं। ठीक है, मेटल स्पीयर ए ये है और बी ये है। ठीक है, दिख गया आपको? दो मेटल स्पीयर से दोनों को इंसुलेटर स्टैंड्स पे एक दूसरे को टच करते हुए रखा हुआ है। ये फिलहाल न्यूट्रल स्पीयर से, न्यूट्रल यानी इन पर कोई चार्ज नहीं है और अब हमको इन्हें चार्ज करना है और वो भी बाय प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, यानी जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हमारे पास है ग्लास रॉड, उससे हम इनको टच नहीं करेंगे। ठीक है, राइट। अब अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इनके पास में एक ग्लास रॉड लेकर आ जाते हैं जो ऑलरेडी चार्ज्ड है। ये दो मेटल स्पीयर्स हैं और ये इंसुलेटिंग स्टैंड्स पे रखे हुए हैं। इस प्रकार से अब हमने क्या किया, इनके पास में एक ग्लास रॉड लेकर आ गए। ये स्पीयर ए है, ये बी है और इनके पास में हम एक ग्लास रॉड लेके आ रहे हैं, ये वाला ग्लास रॉड। तो इस ग्लास रॉड पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस ग्लास रॉड को हमने इसके पास लाया। ओके, तो जैसे ही ग्लास रॉड को हमने इसके पास लाया, इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूं ग्लास रॉड को।
तो हमने ग्लास रॉड को ए या बी में से किसी को भी टच नहीं किया है। कंडक्शन वाली मेथड में हम टच करते हैं, इंडक्शन वाली मेथड में चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते, ये मेन प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हमने टच नहीं किया है। तो अब क्या होगा, इस पॉजिटिव के प्रेजेंस की वजह से, इसके होने की वजह से, जो इस मेटल्स में दोनों ए और बी कांटेक्ट में है, ये दो मेटल स्फीयर्स है, तो इनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर अट्रैक्ट होंगे और इस वजह से इस तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इस तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये जो नेगेटिव चार्ज शो किया है यहां पे 1 2 3 4 5, मैंने इस प्रकार से कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इधर अट्रैक्ट होता हुआ शो किया है। तो इस तरफ अगर नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी तो डेफिनेटली इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। ओके, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ रश करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज उधर क्रिएट हो जाएगा, तो ये वाला एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में इनको सेपरेट आउट कर देंगे। तो इनको जैसे ही खसकाएंगे तो खसकाने से क्या होगा, सडनली, ऑल ऑफ ए सडन इनको खसकाने से, अब इनको हमने ऑल ऑफ ए सडन खसका दिया। इस प्रकार से ये स्पीयर ए है, ये बी है, ये कांटेक्ट में थे और इनको सडनली क्या किया, सेपरेट आउट कर दिया, खसका दिया। तो ऑल ऑफ ए सडन अचानक इन स्पीयर्स को एक दूसरे से दूर कर दिया। तो पहले ये टच में थे और चार्जेस इसमें हो गए थे, तो अचानक से इनको एक दूसरे से दूर कर दिया। तो बी स्पीयर अब थोड़ा सा दूर आ गया। ओके, गॉट इट। और अभी भी जो ग्लास रॉड है, ये मैं वो स्टैंड बना रहा हूं जिसके ऊपर ये रखे हुए हैं। बाकी अभी भी जो ग्लास रॉड है, वो ग्लास रॉड तो अभी भी उसी जगह प्रेजेंट है, राइट। तो ग्लास रॉड का अस्तित्व वहीं के वहीं है जहां था। ग्लास रॉड अभी भी उसी जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट होके इधर उधर गए थे वो वैसे ही रहेंगे। तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज अब स्प्रेड आउट होना शुरू कर देगा और इस पर नेगेटिव चार्ज अब स्प्रेड आउट होना शुरू कर देगा, राइट। और जैसे ही हम इसको दूर ले जाएंगे वापस, और ये ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये हमने स्टेप्स यूज की इस प्रकार से। इसको मैं लिख रहा हूं स्टेप 1, इसको मैं लिख रहा हूं स्टेप 2 और इसको मैं लिख रहा हूं स्टेप 3। ठीक है, तो स्टेप 1 में 2 मेटल स्पीयर्स को चिपका के रखा हुआ है। स्टेप नंबर 2 में एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जैसे ग्लास रॉड को हमने किसी भी एक स्पीयर के पास में लाया, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। और स्टेप 3 में अचानक उन दोनों को दूर कर दिया इस ग्लास रॉड के प्रेजेंस में, और बाद में ग्लास रॉड हटा दिया। तो ये 2 चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हमें मिल गए विदाउट लूजिंग एनी चार्ज। अगर हम इसको टच करते तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ग्लास रॉड पे शिफ्ट होते, जैसे अपन ने पिछली मेथड में, कंडक्शन वाली मेथड में सीखा था। तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास प्रीवियसली चार्ज ग्लास रॉड है उसका कुछ चार्ज
नष्ट हो जाता, चला जाता, वो इधर ट्रांसफर होता, नष्ट नहीं होता लेकिन इधर ट्रांसफर हो जाता। तो इस वाली मेथड में फायदा ये मिलता है कंडक्शन वाली मेथड की तुलना में कि जो हमारा पहले से चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ग्लास रॉड था उसका कोई चार्ज लूज नहीं हुआ, उसका कोई चार्ज गायब नहीं हुआ। ओके, और हमें नए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स मिल गए, क्रिएट हो गए दो नए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना। तो अब इसी में एक और मेथड दे रखी है एनसीईआरटी में, पेज नंबर 7 पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक सिंगल मेटल स्फीयर है, उसको आप नेगेटिवली चार्ज कैसे बनाओगे या उसको आप पॉजिटिवली चार्ज कैसे बनाओगे। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है उसका, बहुत आसान सा प्रोसेस है कि आप कैसे उसे चार्ज करोगे। तो अगर मैं उसको केवल डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूं आपको, तो मैं उसको इस तरफ डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये डायग्राम जो है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये मेथड जो है ये एक सवाल के रूप में एनसीईआरटी में दी हुई है। ओके, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं इस मेथड को। राइट, तो जरा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं अपन, जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको आप समझ लें। एक मेटल स्फीयर है और इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है। ये इंसुलेटर स्टैंड है। राइट, तो क्या करना है, इसको चार्ज करने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहला काम तो ये करना है, इंडक्शन से चार्ज करना है, मतलब जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है वो इसके कांटेक्ट में नहीं लेकर आना है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप तो ये होगी कि इसके पास में आप एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेकर आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ग्लास रॉड विथ पॉजिटिव चार्ज इसके पास लाया। राइट, ओके, और हम नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट भी पास में ला सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज जो है वो सही है ना। तो हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड भी इसके पास में ला सकते हैं, या फिर हम ऐसा नहीं करना चाहे तो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, इस बार मैं नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले लेता हूं, पिछली बार ग्लास रॉड का एग्जांपल लिया था। तो मान लो एक प्लास्टिक रॉड अपन यूज कर लेते हैं जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो एक प्लास्टिक रॉड जो नेगेटिवली चार्ज्ड है उसे यूज कर लेते हैं। ये एक प्लास्टिक रॉड है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, राइट। अब अगर पॉजिटिव भी ला सकते हैं, नेगेटिव भी ला सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, है ना। तो अगर हम नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड को इसके पास लाते हैं तो क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर इधर जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इक्वल पॉजिटिव चार्ज इस एंड पर आ जाएगा। जैसे ही हम ये प्लास्टिक रॉड पास में लाएंगे, टच नहीं किया, केवल पास में लाया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर, जो इस मेटल स्फीयर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल होकर इधर चले जाएंगे। ठीक है, ये व्हाइट मेटल स्फीयर है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर चले गए, तो पॉजिटिव इधर आ गया। यहां तक समझ में आ गया? अब हम अगली स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे अर्थ से, ग्राउंड से। इस प्रोसेस को अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। तो ग्राउंडिंग या अर्थिंग में क्या होता है कि हम अर्थ से, ग्राउंड से
जमीन में गड्ढा खोदकर हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राउंडिंग। और ग्राउंडिंग के प्रोसेस में हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक तार से इसको जोड़ देना पड़ता है। तो इस प्रकार से एक वायर से इसको जमीन में जोड़ दिया, तो इसको ऐसे सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। ठीक है ना, ये हमने अर्थिंग किया है, इसे अर्थिंग बोलते हैं या कभी कभी ग्राउंडिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक वायर से, मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया। और पहले से ये प्लास्टिक रॉड का तो प्रेजेंस था ही, जो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट था, राइट, ओके, ठीक है ना, ये तो इस पे था ही। तो इसकी वजह से ऑलरेडी इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव चार्ज जमा था। ठीक है, तो जैसे ही ये कनेक्टिंग वायर मिली जमीन को जोड़ने वाली, तो हमेशा ध्यान रखें कि अर्थ जो है वो इतना बड़ा, अर्थ का शेप बहुत बड़ा है, तो अर्थ जो है वो बहुत बड़ा चार्ज का रिजर्वॉयर है। मतलब कितना भी चार्ज उसके अंदर चला जाए तो भी अर्थ का कुछ नहीं बिगड़ता। तो सारा चार्ज, पूरे यूनिवर्स का सारा चार्ज किधर जाना चाहता है, अर्थ की तरफ जाना चाहता है। तो जब बिजली कड़कती है आसमान में तो क्या होता है, वो एक प्रोसेस है ग्राउंडिंग या अर्थिंग का, कि जो बादलों में चार्ज है वो पेड़ के थ्रू अट्रैक्ट होके और अर्थ के अंदर जाना चाहता है। ठीक है ना, तो वो नेचुरल अर्थिंग का प्रोसेस है। ठीक है, और उससे कई बार बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचता है, तो उसके लिए बिल्डिंग्स में अर्थिंग की स्पेशल व्यवस्था होती है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, उन बिल्डिंग्स के साइड में एक बड़ा सा मेटल का रॉड जो है वो फिट कर देते हैं, और फिर उसका कनेक्शन जो है वो सीधे एक तार के थ्रू जमीन के अंदर एक कॉपर प्लेट गाड़ते हैं। अर्थिंग का पूरा प्रोसेस होता है ना, एक बड़ी सी कॉपर प्लेट जमीन के अंदर कुछ 5-10 फीट का गड्ढा खोदकर, और उसमें चारकोल का एक बैग, कोयले का बैग, चारकोल मतलब कोयला, उसके अंदर वो कॉपर की प्लेट फंसाई हुई होती है, और उसके आसपास जो है वो मिट्टी से उसको दबा के वापस वो गड्ढा भर देते, और वो जो कॉपर प्लेट है उससे तार निकलती, कॉपर वायर निकलती है, और वो वायर जो है वो आपके घरों में, अगर आपने 3 प्लग कनेक्शन देखा है जिसमें 3 प्लग होते हैं, ऐसा कनेक्शन देखा है, तो वो जो 3 प्लग है उसमें से एक फेज कहलाता है, एक न्यूट्रल कहलाता है, एक फेज कहलाता है ना, एक लाइव कहलाता है, एक फेज कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है, फेज, न्यूट्रल और अर्थ तीसरा। तो मोटा सा जो होता है वो अर्थ होता है। तो वो जो वायर निकलती है बिल्डिंग में, जितने रूम से जितने कमरे, हर कमरे में उसका कनेक्शन अर्थिंग से देते हैं। तो आपके फ्रिज, टीवी, घरों में जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज एक्वायर कर लेते हैं ना, तो वो अर्थिंग वायर के थ्रू वो चार्ज जमीन में चला जाता है, ताकि उस इंस्ट्रूमेंट को या बिल्डिंग को कोई नुकसान न पहुंचे। या बिजली कड़कती है तब जो, अगर मान लो बिजली बिल्डिंग पर गिरी, तो उस केस में भी वो जो अर्थिंग वायर होती है वो एक लोहे की या किसी मेटल की वायर होती है ना, स्टील की वायर, रॉड होती है। तो अर्थिंग रॉड से वो बिल्डिंग के ऊपर तक होता है, और वहां से वो बिजली उसको मतलब कनेक्शन मिल जाता है, तो उसके थ्रू अर्थ में चला जाता है, तो बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचता। अर्थिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बचाने के काम में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ जो है वो बहुत बड़ा चार्ज का रिजर्वॉयर है बच्चों, और उसमें कितना भी चार्ज डालो तो कोई कुछ भी नहीं बिगड़ता है अर्थ का। ठीक है, तो अर्थ कितना भी चार्ज एक्वायर कर ले। तो ऐसा जब हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया इसको, ये मेटल वायर है, इस मेटल वायर से इसको कनेक्ट कर दिया हमने, ये मेटल वायर है, मेटल वायर है, ठीक है, ये मेटल स्फीयर है, ठीक है, ये इंसुलेटर स्टैंड है, और ये प्लास्टिक रॉड है, राइट। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बह के अर्थ के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि इनको रास्ता मिल गया इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने का। ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बह के अर्थ में चले जाएंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर जमा हुए ना, ये अर्थ में चले जाएंगे। ठीक बात है, राइट। जैसे ही आप इसको दूर करना शुरू करोगे, ओके, राइट,
अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो चले गए अर्थ में, तो इसका मतलब इस मेटल स्पीयर में से कुछ इलेक्ट्रॉन अर्थ के अंदर चले गए हैं। ओके राइट। अब आप ये अर्थिंग हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और इसको दूर ले जाना शुरू कीजिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे स्पीयर पर स्प्रेड आउट होके फैल के और आपको एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्पीयर मिल जाएगा। इसको हटा दीजिए मेटल वायर को, ये इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो जैसे ही आप जोड़ेंगे वैसे ही चले जाएंगे वो, तो इसको हटा दें इस अर्थिंग के कनेक्शन को और इसको दूर ले जाना शुरू कर दीजिए, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे स्पीयर के ऊपर फैल जाएगा, तो आपको एक मेटल स्पीयर मिल जाएगा जो पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। तो फाइनल आउटकम क्या होगा, तो फाइनल आउटकम ये होगा कि आपको एक मेटल स्पीयर मिल जाएगा जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, राइट। ओके, तो मैं ऐसे इसको यहां पर शो कर देता हूं कि फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल स्पीयर ऑन इंसुलेटर स्टैंड मिल जाएगा। राइट और इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट हो जाएगा, तो आपने बिना इसके चार्ज को लूज किए इंडक्शन प्रोसेस से इसको चार्ज कर दिया। तो ये जो प्रोसेस जो मैंने अभी बताया ये एक्चुअली एक क्वेश्चन है सॉल्व्ड एग्जांपल फर्स्ट एनसीईआरटी की बुक में, और मैं एनसीईआरटी का जिक्र बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि एनसीईआरटी हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है, हमारी गीता है, कुरान है ना, बाइबल है, यानी हमारा धर्म ग्रंथ है जिस पर हमारे क्वेश्चंस बेस्ड है और हमारी एग्जाम बेस्ड है। मेन बात ये कि हमारी परीक्षा उस पर बेस्ड है, तो इसलिए हमारी जो एग्जाम है उसके लिए वो एनसीईआरटी को समझना बहुत जरूरी है, राइट बच्चों। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, यहां तक मेथड्स ऑफ चार्जिंग की सारी बात हो गई, अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है, राइट।